हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 जनवरी 2021 में पूछे गए सीटीएट का पेपर 1 के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ आप लोग भी सेट लगाइए कि किसको कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगे। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तीसरा ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। चौथा ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक लड़का और एक लड़की में पिता के द्वारा असमानता पाया गया है कि ये तुम काम नहीं कर सकती हो और ये लड़का ये काम कर सकता है। ऐसे विभिन्नताओं को समझने के लिए सबसे पहले बात काम किया यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिताओं के बारे में बात किया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और सब गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करनी चाहिए। तो अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करनी चाहिए। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इनमें से अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इनमें से अध्यापक को सबसे पहले ज्ञान की संरचना पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए मौका देना चाहिए। बच्चों को देखिए, अधिक से अधिक बच्चों को जितना मौका दीजिएगा आप लोग, उतना बच्चा अच्छी तरह से सीखता है। सबसे पहली बात है कि प्रतिस्पर्धा हर हमेशा बच्चों के हक में निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और अंक के लिए बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी विषय वस्तु पर अटल नहीं होना चाहिए। ये सब निगेटिव है। यहाँ पर एक पॉजिटिव मिला आप लोगों को, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना चाहिए। बच्चों को कोई भी काम करने के लिए उसको मुक्त अवस्था में मौका देना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्या इशारा करता है, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वैगोस्टिक के अनुसार यह अध्यापिका किस चीज़ की योजना बनाती है। तो ऑप्शन नंबर पर बात करते हैं फर्स्ट पर। तो बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करता है। अनुप्रेरित नहीं होगा, निगेटिव पॉइंट है। अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना पार करेगी। देखिए, वाइगोस्टिक ने पार संरचना दिया हुआ है, जिसमें बात करता है, पार में बात किया जाता है कि बीच में फंसे हुए व्यक्ति को सहायता देना, योगदान इसमें देना, वो पार कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विद्यालय सामाजिक एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिक का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पे, बिल्कुल सही पॉइंट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, बुद्धि लब्धि केवल थी। केवल जहाँ पर लग जाए, केवल निगेटिव पॉइंट होता है। केवल कैसा पॉइंट होता है? निगेटिव पॉइंट। ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता के निर्धारित करती है। ये भी निगेटिव पॉइंट है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। देखिए, कोई भी बुद्धि होता है तो बुद्धि की निम्नलिखित दशाएं होती है। यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। लॉरेंस कोहलवर्स के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। किस चरण में बच्चे इस बात के लिए सहमत है।
तो प्रथम प्रथम में सहमत नहीं होता। प्रथम में बच्चा तो जानता नहीं रहता है कि वो क्या करेगा। प्रथम अवस्था में बच्चा इसमें सहमत नहीं होता है। प्रथागत बिल्कुल सही, प्रथागत में बच्चा सहमत होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, ले वाइगोत्स्की को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व पर जोर देता है। किस पर जोर देता है ले वाइगोत्स्की के आधार पर? तो यहाँ पर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ऑप्शन नंबर 1 पर सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, या गुणारोपण पर जोर देता है, या अभिप्रेरणा पर जोर देता है, या संतुलीकरण पर जोर देता है। आप लोग बताइए 4 ऑप्शन में से किस पर अधिक जोर देता है। तो यहाँ पर बात करेंगे ले वाइगोत्स्की के अनुसार तो सामाजिक और सांस्कृतिक पर काम किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं का खाली स्थान के रूप में वर्णित करता है। तो चलिए ऑप्शन पर बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से मनोवैज्ञानिक उपकरणों, देखिए यहाँ पे मनोवैज्ञानिक उपकरण के बारे में बात किया है। इसके बाद है उद्दीपक अनुक्रिया, इसके बाद है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा के ऊपर बात किया है पियाजे साहब ने। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक, देखिए आप अच्छा से देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? विकास का मुख्य गुण, तो यहाँ पर ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए। अमूर्त सोच का विकास होता है, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है, परिकल्पित निगानात्मक सोच होता है, संरक्षण और पदार्थों का क्रमबद्ध करने की क्षमता होती है। तो आप लोग जवाब दीजिए इसका ऑप्शन के राइट ऑप्शन क्या सही होगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अमूर्त। देखिए बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन नहीं करेगा, इसका ये ऑप्शन गलत हो गया। विचार, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन में से 1। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन के ऊपर। विकास की दर सभी सांस्कृतिक में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यार्थियों में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। चलिए इस चारों ऑप्शन में से आप लोगों का कौन सबसे अच्छा लगता है, कौन सही लगता है आप लोगों का? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है। 10 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर 11 के ऊपर। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? देखिए जन्म से बोला है किशोरावस्था तक, 0 से 18 वर्ष तक बच्चों में किस अवस्था के अनुसार कार्य करता है? तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन है सांवेदिक मूर्त अमूर्त। पहला सांवेदिक मूर्त, इसके बाद अमूर्त, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है अमूर्त सांवेदिक मूर्त, इसके बाद है मूर्त अमूर्त सांवेदिक, इसके बाद है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। इस चारों ऑप्शन में से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सबसे अधिक बेटर लगता है उसके बारे में आप लोग बताइए। तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। आप लोग का 11 का ऑप्शन नंबर वो 1 सही हो जाएगा। पहले आता है सांवेदिक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को सांवेदिक अवस्था कहते हैं। इसके बाद आता है मूर्त अवस्था, जिसमें बच्चों अपने कोई भी वस्तु को देखकर समझ सकता है। इसके बाद जैसे कि वस्तु कोई भी ट्रायंगल देखा और ट्रायंगल को समझ कर, ट्रायंगल को छू कर स्पर्श करके उसको समझता है, उसके बारे में सीखता है। एक आता है अमूर्त अवस्था, जिसे हम
औपचारिक व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे किसी भी चीज़ को बिना देखे हुए पहचान लेता है, वो समझ जाता है कि दीवार के पीछे क्या हो सकता है। तो चलिए 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्ति विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? व्यक्ति विभिन्नता के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। दूसरा है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तीसरा योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। चौथा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बताइए आप लोग 4 ऑप्शन में से आप लोगों को कौन सही लगता है? तो चलिए बात करते हैं कि बात 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ये सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर 13 के ऊपर। एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर दिया जाता है। समावेशी कक्षा में किस पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिभेदी समरूपी लक्ष्यों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अलगाव है, समाज में अलगाव करता है, अलग करता है हर बच्चे। और इसके सेकेंड ऑप्शन है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे बात करते हैं दिव्यांगज। देखिए दिव्यांग बच्चों के लिए बात कर रहा है, जिसको देखिए इस बार दिव्यांगता को 7 प्रकार को हटा करके 21 प्रकार कर दिया गया है। आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि पहले के अनुसार दिव्यांगता 7 को था, अब शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार दिव्यांगता को 21 प्रकार का कर चुका है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त किया जा सकता है? मंदित छात्र के उपयोग, विकलांग छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, छात्र जिसका अशक्त शरीर हो। देखिए किसके ऊपर बात किया गया है? सबसे अधिक 2016 के अधिनियम के ऊपर सबसे अधिक किसके ऊपर बात किया गया है? तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करनी चाहिए? ये अधिगम से एक बच्चा जूझ रहा है, उसको क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका कि दृश्य श्रव्य सामग्री। देखिए जब कोई भी बच्चे को कठिनाई से जूझ रहा है, उसको दृश्य श्रव्य सामग्री देना चाहिए। संरचना शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये भी देना चाहिए। व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता बनाना चाहिए, सही बात है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल, देखिए यहाँ पर जटिल, बच्चों के लिए कोई भी काम जटिल नहीं करना चाहिए। जटिल सबसे पहले निगेटिव पॉइंट होता है, जटिल निगेटिव पॉइंट होता है, केवल निगेटिव पॉइंट होता है, मात्र निगेटिव पॉइंट होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा फिर से, जटिल निगेटिव पॉइंट होता है, केवल निगेटिव पॉइंट होता है, मात्र निगेटिव पॉइंट होता है। ये सब आपको निगेटिव जहाँ भी आप लोग को ऑप्शन में मिल जाए, आप लोग सिर्फ जहाँ भी आप लोग ऑप्शन में मिल जाए, आप लोग डायरेक्ट उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है, यहाँ पे सवाल बोल रहा था कोई इसमें नहीं होगा, तो नहीं का ऑप्शन नहीं वाला होगा। 15 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन पर। कम प्रज्ञानता, बोधगम्य होता है, कम नहीं होता है। अपसारी चिंतन, अति क्रियाशीलता, असकरता। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन आप लोगों को सही लगता है? आप लोग कमेंट में अपना आंसर बताइएगा ज़रूर। चलिए बात करते हैं 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। देखिए अपसारी चिंतन का मतलब हुआ कि सभी प्रकार की इसमें विकास होगा। और एक आता है अभिसारी, अभिसारी जो निगेटिव आता है, इसमें विद्यार्थी किसी एक चीज़ पर ही केंद्रित कर पाता है। अपसारी का मतलब हुआ कि विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि एक वस्तु पर कई प्रकारों से केंद्रित करना। चलिए 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करनी चाहिए? विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। देखिए टालने वाला बात है, एक निगेटिव पॉइंट है।
विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। चलिए उदाहरण वाला बात अभी इसको मान के चलते हैं। सभी के लिए मानकीकृत निगेटिव पॉइंट होता है, ये भी आप लोगों को कट गया। ऐसा कथनों का इस्तेमाल करने चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादिताओं को मजबूत कर देती है। नकारात्मक को मजबूत नहीं करता है, नकारात्मक होगा निगेटिव पॉइंट, इसको आप लोग काट के चलिएगा, ठीक है। तो 70 का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन पर बात करते हैं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना थी। विद्यार्थियों को कभी भी डराना ही नहीं है, विद्यार्थियों को डराना निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को आप लोगों को कभी नहीं डराना है। ऑप्शन 1 तो कट गया, 3 ऑप्शन बचा हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लगता है। तो चलिए हम बात करते हैं 18 का। तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए। देखिए बच्चों को जितना भी अभ्यास बच्चा करेगा उतना बच्चा अधिक तरह से सीखेगा और भी अच्छा तरह से बच्चा सीखेगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, 19 के ऊपर। तो अधिगम अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को दंड दे करके। देखिए बच्चों को दंड देना नहीं, बच्चों को दंड देना निगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बोला यंत्रवत याद कराने पर जोर देने का। ये कोई भी चीज़ को याद नहीं कराना है, बच्चों को समझाना है। चलिए अब आप लोगों के पीछे अब आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन बचा हुआ है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना और बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। देखिए बच्चों को आसान क्रियाकलाप देकर के बच्चों को सृजनात्मक को आप लोग वृद्धि नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। शर्मिंदगी। देखिए यहाँ पर बात करते हैं शर्मिंदगी, शर्माना किस पर जोर देता है। बच्चा का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है शर्मिंदगी में। चलिए ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है, इसमें संबंध होता है, इसका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है। देखिएगा आप लोग, जो बच्चा क्लास में शर्मिंदगी महसूस करता है, शर्माते रहता है टीचर के सामने शर्म से कुछ बोलते नहीं रहते हैं, डर से कुछ बोलते नहीं रहते हैं, तो बच्चे को नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर शर्मिंदगी बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सेकंड सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन हो सकता है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन पर। विषय वस्तु को यंत्रवत याद। देखिए अभी आप लोग तुरंत बोले थे यंत्रवत याद नहीं कराना है, कोई भी चीज़ को रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है, ठीक है। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। देखिए खोजबीन, जब भी खोजबीन आ जाएगा ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। 21 के ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। अनुकरण के माध्यम से, नकल के माध्यम से गलत हो जाएगा। बिना संश्लेषण से अवलोकन करना गलत हो जाएगा, संश्लेषण के बिना अवलोकन हो ही नहीं सकता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्य में छात्रों की भिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि पहला ऑप्शन है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड बच्चों को दंड नहीं देना है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है। तो बात करते हैं ऑप्शन पर कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुति की जाए। जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुति करेंगे तो बच्चों को वहाँ पर सीखने में कठिनाई महसूस होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए और
नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर बात करते हुए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। देखिए जब भी बच्चों को कठिनाई होती है कोई भी अधिगम करने में, तो उसको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने की जरूरत तो है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव पूछा है, कठिनाई कब होगा। ठीक है, तो यहाँ कठिनाई का निगेटिव ऑप्शन निगेटिव सही हो जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। देखिए अधिगम सीखने का सबसे अच्छा अवस्था कौन सा है। तो उच्च उत्तेजना या उच्च भय। सेकेंड है निम्न उत्तेजना या उच्च भय। संतुलित उत्तेजना या कोई भय नहीं होना चाहिए। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। सीखने का तरीका किस पर बल देता है। तो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। बच्चे के पास कोई भी डर नहीं होना चाहिए। तो 24 का ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होती है, ज्ञान कैसे संरचना होती है, निर्माण होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए ज्ञान निर्माण में बच्चों की तो अहम भूमिका होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वृक्षों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। यहाँ पे बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सही बात है, बच्चा यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए, सीखने के लिए पहला है योग्यता सुधार्य होनी चाहिए, योग्यता अटल होनी चाहिए, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता है और सफलता अनियंत्रित रहता है। तो यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ पर योग्यता सुधार्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, योग्यता सुधार्य होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक सक्षम में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। तो प्रतिस्पर्धा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है प्रतिस्पर्धा। आप लोग को बताए थे प्रतिस्पर्धा निगेटिव पॉइंट होता है। अब यहाँ पर बात करता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बारंबार परीक्षाएं होनी चाहिए, बारंबार परीक्षाएं उसको नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं 27 का ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर। अन्वेषण और संवाद के माध्यम से बच्चे यहाँ पर अन्वेषण खोजबीन करके बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। थी संज्ञानात्मक परिपक्वता होगा, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं, गलत, यहाँ पर गलत पॉइंट हो जाएगा। स्वनियमन, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, स्वनियमन। यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होनी चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होनी चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करनी चाहिए, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को बांटना बिल्कुल निगेटिव पॉइंट होता है। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए, बिल्कुल सही। जब बच्चे की त्रुटि को पहचान नहीं कीजिएगा तो बच्चों को अधिगम के बारे में कैसे बताइएगा, बच्चे आगे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले बच्चों को आवश्यकता क्या है, कहाँ पे गलती करते हैं, उसको पहचान करना है टीचर को। इसके बाद उसको समझाना है, इसके बाद ही बच्चे का अधिगम सुगम होगा। चलिए 29 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं में किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। केवल अनुवांशिकता थी, केवल की मत जब भी केवल लग जाए निगेटिव पॉइंट है। केवल पर्यावरण निगेटिव पॉइंट है, न अनुवांशिकता और न पर्यावरण, ये भी निगेटिव पॉइंट है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों होनी चाहिए। यहाँ पर ये 30 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके, आप लोगों को 30 में से 30 CDP में से आप लोगों को कितना सही हुआ। जिन विद्यार्थियों को 30 में से जितना भी सही हुआ 20, 22, 28 तक भी सही हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जिसको जितना स्कोर आया है आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को
लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं।